बता दें आपको कि बता दें कि राघोपुर से जो है तेजस्वी यादव है और वहीं महुआ से तेज प्रताप है। आपको लगता है तेज प्रताप को बाहर निकालने की वजह से, अभी आपने वो बताया भी कि कैसे महुआ से तेज प्रताप को थोड़ा फायदा होगा, उनकी तरफ थोड़ी सिंपैथी होगी लोगों की। हैं अभी क्या है, जब पिता ने बेदखल कर दिया है तब वहां की जनता उनको हम्म। गले लगाती है या दुत्कार करती है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चर्चा में तेज प्रताप आ गए हैं। नहीं बिल्कुल। चर्चा में गौरी शंकर सर, मुझे लगता है कि अगर मुकामा से अनंत सिंह को वो जनता का भाव मिल पाएगा कि भैया उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, जेल गए, तो तेज प्रताप को क्यों नहीं मिल सकता? नहीं देखिए, दोनों दोनों के सर्कमस्टेंसेस को समझना जरूरी है। अगर महुआ की बात करें तो महुआ सीट पर बहुत अच्छी बात झा जी ने कही कि उनको घर से निकाला गया है, एक सहानुभूति हो सकती है। ये सहानुभूति लेकिन देने वाले कौन लोग हैं, तो उनके ही वोटर्स की तरफ से ये हो सकता है कि मिले। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि घर से बाहर निकाले जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, क्या लालू परिवार ने पूरी तरह से निकाल दिया या फिर पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन चर्चा में वो रहते हैं, और चर्चा में इसलिए रहते हैं कि कई ऐसी चीजें उनकी तरफ से की जाती हैं जो लोगों को हंसाती है ना, लोगों को थोड़ा सा फनी स्टाइल उनका बातचीत करने का है, लेने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव जैसे गंभीर है ना समय में इसका बहुत बड़ा माइलेज आपको मिलेगा। महुआ का जो समीकरण है, जो चुनावी समीकरण है, उस चुनावी समीकरण में एलजेपी-आर के जो कैंडिडेट वहां से हैं, वो कैंडिडेट वहां से ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं तेज प्रताप की अपेक्षा। इसके पीछे की वजह यह है कि महुआ में यादव वर्ग की जो समाज की जो संख्या है करीब 20 से 25% के आसपास है, और मुस्लिम करीब 7 से 8% है। तो यादव में भी बंटवारा वहां पर होता हुआ दिख रहा है ना। अगर महुआ विधानसभा चुनाव की बात करें तो यादव वोटर्स भी बंटवारा है, मुस्लिम वोटर्स भी बंटवारा है जन सुराज के आने की वजह से। तो वोटों का एक बड़ा एक डिवीजन का बहुत बड़ा फायदा तेज प्रताप यादव को नहीं मिल सकता। हाँ, वो चर्चा में रहते हैं, हो सकता है कुछ क्रॉस वोटिंग हो जाए तो कुछ ज्यादा वोट उनको आ जाए। लेकिन एलजेपीआर के जो कैंडिडेट हैं, जातीय समीकरण के आधार पर वो ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास बीजेपी के वोटर्स हैं, उनके पास जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स है, क्योंकि कुर्मी कुशवाहा की संख्या भी बहुत ज्यादा है वहां पर, और साथ ही साथ पासवान की संख्या भी बहुत ज्यादा है वहां पर, दलित संख्या भी ठीक ठाक 19-20% वहां पर बैठती है। तो ये जो जातीय समीकरण है ना, उस जातीय समीकरण में एलजेपीआर के जो कैंडिडेट हैं वो ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं वहां पर। और इसीलिए इनकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि चर्चा में है, और इस वजह से वो पॉलिटिकल माइलेज ले लेंगे चुनाव के वक्त, बड़ा कहना मुश्किल है। हो सकता है कि वहां की जनता की सहानुभूति ज्यादा दिखे, लेकिन वोट में तब्दील हो पाएगा ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए अभी कहना बड़ा बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या होगा महुआ। ठीक है मुनिंदर झा जी, भाई पहले चरण का चुनाव है और जो आंकड़े देख करके हमारे थोड़े सर चकरा रहे हैं। अब ये सवाल है कि भाई सर क्यों चकरा रहे हैं? एक तरफ देखिए बिहार की राजधानी पटना, पटना में सबसे कम वोट पड़ रहे हैं। पटना का जो अभी मेरे पास डेटा आया है वो 11.2% वोट ही पड़े हैं, और सहरसा जैसे शहर में 15.27% वोट पड़ रहे हैं। क्या चीजें हो सकती हैं? जो है उसका जो रुझान रहता है मतदान के प्रति, वो हमेशा शुरुआती दौर में वो उनका जो अभी तक का ट्रेंड रहता है, तो यहाँ पूरे देश में यदि देखेंगे तो शहर के जो मतदाता होते हैं वहां पर एक्चुअली उनको तैयार होने के लिए या मतदान उनके लिए छुट्टी का दिन भी हो सकता है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के जो कार्यकर्ता है उन्होंने ज्यादा समय दिया है, और पटना जो पार्लियामेंट्री है वहां पर सबसे अधिक मतदाता वाला जो विधानसभा है वो दीघा है। बरबीघा में सबसे कम लोग हैं, सब कम मतदाता है। तो ये अभी इसको देख करके कोई उदासीनता कायम करना ठीक नहीं है। धीरे धीरे अभी समय है 60 से 65% के बीच में मतदान का अनुमान है, जो इतना तक जाएगा। इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग भी इस बात से आश्वस्त हैं जो बिहार इस बार रिकॉर्ड चुनाव मतदान करेगा, और वो आज से आना शुरू हो जाएगा।
अभी हतोत्साहित जी। होने की जरूरत नहीं। सर एक खबर आ रही है कि लखीसराय में की सूचना हुई है, एसपी पहुंचे हैं गांव में, फ्लैग मार्च भी शुरू हो गया है। अभी भी बिहार में बूथ कैप्चरिंग चलती रहती है। आपको लगता है, क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास है उसमें बहुत सारे ऐसे डेटा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 40 to 30% जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है। आपको लगता है कि जिस तरीके से बिहार में अभी भी बदलाव की जरूरत है, अभी भी उन लोगों को धड़ल्ले से उम्मीदवार बनाया जा रहा है जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं? जी सर। एक हाँ बात जी, बताओ हाँ जी। कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग सिर्फ बिहार के चुनाव में खड़े हैं? नहीं, पूरे देश की सच्चाई है। आप अगर एडीआर के रिकॉर्ड को खंगाले और देखें, आप किसी भी चुनाव का देख ले, चाहे अब कुछ दिन के बाद पश्चिम बंगाल का होने वाला उसका भी खंगालिएगा, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का हुआ था उसका भी खंगाल कर देख लीजिए। 70 से 80% लोग जो चुनाव में खड़े होते हैं उन पर अपराध के किसी न किसी किस्म के अपराध के आरोप लगे होते हैं। ये सच्चाई है, हमारे देश की लोकतंत्र की सच्चाई। सिर्फ बिहार का नाम लेना सही नहीं होगा कि बिहार में कब तब्दीली हो जाएगा, कब बदलाव हो जाएगा। जो एक खबर की बात आप कर रही है ना कि बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें अब नहीं होती, वो नहीं होती है। वो ईवीएम मशीन में कुछ चीजों को लेकर के बदलाव करने की चीजें सामने आती हैं, उसकी खबर चल सकती है, लेकिन बूथ कैप्चरिंग पहले जैसी चीजें नहीं रह गई। अपराधी पहले भी थे, अपराधी आज भी हैं। बूथ कैप्चरिंग करने का जो तरीका है पहले अलग था, आज हो सकता है कि अलग हो गया है। तो ये कहना सिर्फ बिहार के ऊपर लागू नहीं हो जाता है कि बिहार में बड़ा तब्दीली होने की जरूरत है, अपराधी किस्म के लोग खड़े हो गए। आपने दिल्ली का चुनाव देखा, हरियाणा का चुनाव आपने देखा है ना, महाराष्ट्र का चुनाव देखा आपने, सब जगह 70 से 75% लोग आपराधिक पृष्ठभूमि से ही बिलोंग करते हैं, है ना, या तो करोड़पति हैं, बड़े बड़े अपराध करके बैठे हुए और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हर जगह स्थिति है, उसका कोई लेना देना नहीं है बूथ कैप्चरिंग से। बूथ कैप्चरिंग का तरीका पहले अलग था, आज होता, आज बड़ा मुश्किल है बूथ कैप्चरिंग। पता नहीं कहाँ से खबर कैसे आई है, बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें थोड़ी संभव नहीं है। इस खबर को मुझे लगता है कि थोड़ा सा और थोड़ी देर तक इंतजार करना चाहिए कि क्या मैटर रहा होगा। हो सकता है विपक्ष की तरफ से उठाया गया हो या उड़ाया गया हो, इस तरह की खबर। हाँ, इंतजार तो जारी है। मुनिंदर झा सर, बूथ कैप्चरिंग की बात प्रियांशी जी ने की, तो बताया गया कि बूथ कैप्चरिंग अब नहीं होता, वो खबरों को इंतजार करते हैं। लेकिन एक खबर हमारे पास है जहां पर दरभंगा के गांधीनगर में बूथ नंबर 153 में ईवीएम खराब हो गया था। सुबह में ईवीएम खराब होने के बाद बैटरी बदला गया, लेकिन खराब हो गया। लगभग 2 घंटे बाद इसे ठीक कर लिया गया है। मतलब 2 घंटे क्या वास्तव में मतदाताओं को समय मिलना चाहिए? है। और होता क्या है, जो जहां जहां जिस दल को बहुमत होता है तो विपक्ष इस तरह के आरोप लगा देता है जो भाई वहां पर तो गड़बड़ी की गई। बूथ कैप्चरिंग जैसी बात जैसा इन्होंने कहा उससे मैं भी सहमत हूं। बूथ कैप्चरिंग अब बीते जमाने की बात हो गई है। बची जो कुछ लोगों को रोका जा सकता है, बाहुबली रोक सकते हैं मतदान केंद्र पे आने से, इस तरह की खबरें बन सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी जो प्रशासनिक स्तर के लोग हैं उनकी गश्त जारी रहती है। और जहां तक ईवीएम खराब होने का सवाल है, तो मशीन है, खराबी आ सकती है। और इतने बड़े पैमाने पे 121 विधानसभा में अभी आज चुनाव हो रहा है, 122 में 11 को चुनाव होने हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप लीक प्रूफ नहीं कह सकते, जो हाँ ठीक है उसमें गड़बड़ी नहीं हो जाएगी या खराब नहीं होगा। लेकिन निष्पक्षता की जहां तक बात है तो पहले से बहुत सारी पारदर्शिता आई है। चुनाव आयोग ने इसके लिए काफी भागीरथी प्रयास किया है और प्रयास जारी भी है। गौरी शंकर सर, आपने अभी बोला कि सिर्फ बिहार की बात नहीं की जा सकती। अगर हम अपराध की बात की जाए तो अगर कुछ राज्यों को छोड़ दे, जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड को छोड़ दे, क्योंकि वहां पे नक्सलवाद ज्यादा है, तो जब चुनाव होते हैं तो थोड़ा नक्सली का हमें देखने को मिलता है आक्रामक रूप। लेकिन आपने ये कभी ऑब्जर्व किया है कि जब बिहार चुनाव आता है तो धड़ल्ले से गोली चलते हैं, धड़ल्ले से लोग मरते हैं? पिछली बार अगर हम लोकसभा की बात की जाए तो आरजेडी के 2 कार्यकर्ता थे, उन्हें गोली मारी गई थी पैर में। इस बार दुलारचंद
चंद यादव को देख लीजिए, तो आपको लगता है कि धड़ल्ले से वहां पे गोली बंदूक मार पीट मौत हत्या धड़ल्ले से होती है अगर अन्य राज्यों को कंपेयर किया जाए तो? चलती है और बंदूकें चल रही हैं, अपराध हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। और अपराध का जो रेट है, आप अगर नेशनल है ना क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट दिखा लीजिए, तो बिहार का तो उसमें पोजीशन थोड़ा नीचे ही आता है, उत्तर प्रदेश का ज्यादा आ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने अपराध को कंट्रोल किया है। देखिए उस तरह से चीजों को लेने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव से ठीक पहले हर जगह हंगामा होता है। जहां तक गोली बंदूक मर्डर की बात होती है, तो वो चीजें डिपेंड करता है कि किस तरह के सर्कमस्टेंसेस। आप बिहार में जैसे कुछ समय से 5-7 वहां पे हत्याएं हुई, मर्डर हुई, तो उसके बैकग्राउंड में आप जाइए, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है ना। सिर्फ अगर दुलार चंद यादव की हत्या को जोड़कर देखें तो वहां पर एक चुनावी रंजिश का मामला दिख रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें एक सामाजिक परिस्थिति के आधार पर है, चुनाव से उसको जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और इस तरह की हत्याएं देश के अलग अलग राज्यों में होती है, जो वहाँ की सामाजिक है ना जो परिस्थिति है उसके मुताबिक, है ना, हर जगह इस तरह की हत्याएं हो रही है। अब वो अलग अलग वजह हो सकती है इसके पीछे, लेकिन सिर्फ चुनावी रंजिश की वजह से हत्याएं सिर्फ बिहार में होती है ऐसा नहीं। चुनावी रंजिश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े हमने देखे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, उनके पास या तो बहुत पैसा है, इस वजह से उनकी चीजें दबा दी जाती हैं, वो आपराधिक मामलों में बहुत ज्यादा संलिप्त है इस वजह से। और आप रिपोर्ट की बात करें तो एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट की बात करें सर, तो बिहार अपहरण और हत्या के मामले में दूसरे स्थान पे है। पहला पे कौन है सर? पहला पे तो देखना पड़ेगा अभी सर, तो आप बिहार की बात की जा रही है ना? तो नहीं, तो बिहार की बात की जा रही है। मैं जो पहला रहेगा उसकी चर्चा करोगे ना, कि जो दूसरा रहेगा उसकी चर्चा करोगे आप? सर तो अभी तो बिहार इलेक्शन की बात करेंगे ना सर, दूसरे राज्य की तो बात करेंगे नहीं। इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि बिहार है तो वहाँ अपराध होगा, बिहार है तो वहाँ हिंसा होगी, बिहार है तो वहाँ पे मर्डर होंगे, ये बात नहीं कि बिहार हुई तो अपराध होगा, बिहार हुआ तो होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर ये कहते कि अपराध के मामले में देश का ये राज्य पहले स्थान पर है, यहाँ पर भी इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन बिहार का आप ही कह रही है बिहार दूसरी पोजीशन पे, तो बिहार का नाम दूसरी पोजीशन पे, तो बिहार की चर्चा क्यों कर रहे हो? गौरी शंकर सर बिल्कुल सहमत हैं आपकी बात से कि यूपी के पूर्वांचल इलाके में पहले ये चीजें थी, लेकिन यूपी बिहार समेत अब जो है कैटेगरी में किसी राज्य का नाम दूसरी पोजीशन पे है, तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई आपकी एंकर साहिबा कि आपने बिहार का पहले नाम ले लिया? पहले उस स्टेट का नाम लेना चाहिए था ना आपको जो पहले पोजीशन पे है। सर क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं ना, बदनाम करने नहीं सर मैं क्यों बदनाम करूंगी बिहार को? हम एक तरीके से बात कर रहे हैं कि बिहार में अभी बदलाव की जरूरत है। क्या आपको लगता है जंगल राज से नहीं, अपराध में जो नंबर 1 पोजीशन पे जो स्टेट है, पहले उसका नाम लीजिए, है ना। कोई स्टेट अगर चौथे 5वीं पोजीशन पे आ रहा है तो उस पर इशारा नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसे हो रहा है, जो पहला है वहां पर ज्यादा हो रहा होगा ना, बिहार का नंबर तो तभी आएगा उसके बाद। बात ये थी कि एनसीआरबी की डेटा की बात तो आपकी बिल्कुल है, वो करेंगे, लेकिन बिहार को अपराध मुक्त बनाने की कोशिश के लेकर के दूसरे नंबर पे ही क्यों है बिहार? बिहार को 5वें नंबर पे होना चाहिए। हम क्यों बदनाम करें बिहार को? बिहार को वो सरकार जो उन नेताओं को टिकट दे रही है जिनके ऊपर 50-50 मुकदमे हैं, उनकी क्या राजनीतिक इतनी क्या मजबूरी हो गई कि अनंत सिंह जैसे लोगों को टिकट देना ही देना है? अब ये सिर्फ बिहार पे लागू होता है क्या? सारे स्टेट पे लागू होता है। आप देख लो ना, देख लो, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को ज्यादा टिकट दिए जा रहे हैं, जो करोड़पति है उनको ज्यादा टिकट दिया जा रहा है, तो सिर्फ बिहार का नाम क्यों लेते हो भाई आप लोग? सर तो सिर्फ बिहार की नाम नहीं ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर है, बिहार दूसरे नंबर पे है, यूपी बिहार की बात ही की जा रही है। ये सुधार की जरूरत है, तो पूरे देश में सुधार होने की जरूरत है। सिर्फ इसकी शुरुआत आप बिहार से कर सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे SIR की शुरुआत बिहार से हुई, बहुत अच्छा कदम है, बाकी स्टेट में भी इसकी शुरुआत होने वाली है।
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बहुत ही परेशान हो रही थी कि SIR से पता नहीं कितने है ना मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। अब वही आ गई ना, बैकफुट पे आ गई वो। तो शुरुआत बिहार से की। लेकिन बंगाल में बिल्कुल सर, मैं आपसे ये एक चीज दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात की बंगाल को लेकर के। अभी मैंने कल खबर पढ़ा था कि बंगाल में FIR को लेकर के बैकफुट पे ममता बनर्जी जैसे आए, रातों रात बस्तियां खाली होने लगी हैं, बांग्लादेशी भाग रहे हैं, ये भी बड़ी खबर है। तो साफ तौर पे देखिए क्या है कि बिल्कुल यूपी 2023 NCRB रिपोर्ट के मामले में अव्वल रहा है हत्या अपराध के मामलों में, और वहीं बिहार भी पीछे नहीं है, बिहार भी दूसरे नंबर पे है। लेकिन ठीक है, वो अलग की चीज है, वो उनकी राजनीति चीजें बताएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी अनंत सिंह जो मुकामा हत्याकांड हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है बढ़ चढ़ के कार्रवाई करने की काम की है। उनके DGP से रिपोर्ट आज तलब कर ली है। अगर जंगल राज को याद करें तो उस वक्त तो सरेआम है ना बूथ लूट लिए जाते थे, सरेआम लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता था, सरेआम मर्डर होते थे और आराम से अपराधी घूमते थे, है ना। कोई पकड़ने वाला नहीं था, ना तो कोई चुनाव आयोग था जो इस तरह की कार्रवाई और एक्शन ले सकता था। लेकिन अगर कुछ हो रहा है आज की तारीख में वहां पर, तो एक्शन तो लिया जा रहा है। आनंद सिंह के ऊपर आरोप लगा, तो आनंद सिंह जेल में। तो सरकार की इस इनिशिएटिव को थोड़ा तारीफ कीजिए आप लोग। बिल्कुल सर, अभी हमारा सवाल करने का सर, जब तारीफ करना होता है तो तारीफ भी करते हैं, अभी बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस आपसे एक सवाल ये किया था कि क्या आप, क्योंकि बिहार की बात हो रही है इसलिए सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। अगर पूरे देश की बात होती तो पूरे देश की बात करते कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है। ठीक है। NCRB डेटा रिपोर्ट वो 2023 के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको गौरी शंकर सर ने खुद ही क्लियर कर दी। सवाल मुनिंदर झा सर, जनसुराज पार्टी भी मैदान में है, इनकी चर्चा हो ही नहीं रही है। भाई अगर हम NDA के नेताओं से बातचीत करते तो कहते कौन प्रशांत किशोर, RJD से बात करते तो कौन प्रशांत किशोर, ये सवाल निकल के आ रहा है। क्या पटकना दे रहे हैं प्रशांत किशोर? 1 महीना पहले हम लोग शो में आए थे तो मैं बार बार यही कह रहा था, जो प्रशांत किशोर जी जितना मेहनत कर रहे हैं, और मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया था उस समय। प्रशांत जी ने तो कहा कि मैं तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ूंगा चुनाव, लेकिन आज उस पर कहीं बात ही नहीं। राघोपुर से चुनाव लड़ने वाले थे और अभी चंचल कुमार को वहां खड़ा करके, और प्रशांत जी आप बोलते हैं अर्श या फर्श। तो कहने का है, जो जब आदमी खुद दूल्हा होता है तो वो मंडप सजाएगा कि बारात को देखेगा, कि वो बाराती के मेनू देखेगा। जब सब काम करना होता है तो उस समय मालूम पड़ता है जो भाई नहीं हम जहाँ थे पहले हम सेलिब्रिटी बन के थे तो अच्छा था। इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी जितना चर्चा में रहे, अब चुनाव जब शुरू हो गया धीरे धीरे पटाक्षेप हो रहा है। बहुत अच्छा था। जी बोलना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, बहुत सही बात झा जी कह रहे हैं कि जब जनसुराज के संस्थापक या कह सकते हैं कि थर्ड फ्रंट खोलने वाले बिहार के प्रशांत किशोर जी का नाम खूब हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर जी का बुलबुला अचानक से खत्म हो गया। ऐसा लगा कि एक बड़ा सा बुलबुला तैयार हुआ था, लेकिन बुलबुला शांत हुआ। इसके पीछे की वजह है गौरी शंकर सर, कई सर्वे प्रशांत किशोर को तो दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री का बता रही हैं, और आप कह रहे हैं बुलबुला खत्म हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आगे थे। सर्वे जो कहा जा रहा था उसमें वो गलत बात नहीं की कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लोकप्रिय अगर कोई नेता बिहार में है तो प्रशांत किशोर, कभी कोई नीतीश कुमार से भी आगे निकलते जा रहे थे, तेजस्वी यादव से आगे निकलते जा रहे थे। लेकिन जब टिकट का बंटवारा किया गया जनसुराज की तरफ से, ध्यान दीजिएगा इसको, तो उसमें जनसुराज की तरफ से कहा गया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब जनसुराज पार्टी से सबसे ज्यादा संख्या में सवर्ण जाति के लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो ब्राह्मण हो या भूमियार हो। राजपूत की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन ब्राह्मण और भूमियार की संख्या सबसे ज्यादा थी। कुछ दलित वर्ग से भी जुड़े थे। लेकिन जब टिकट दिया गया तो सवर्णों को ऐसा लग रहा था कि भारी संख्या में उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन उन्हें टिकट देने में बहुत भारी कोताही बरती। कुछ आरोप लगे कि पैसे देकर के टिकट बांटे जा रहे हैं, कई लोग तो खुलेआम कैमरे पर बोले। तो वहीं से लोगों का जनसुराज के प्रति मोह पूरी तरह से खत्म हो गया और वहीं से मामला उनका खराब हुआ है। और आज की तारीख में देखिए, बिहार चुनाव में
महागठबंधन एनडीए के बाद जनसुराज का कोई नाम ही नहीं लेना चाह रहा। थर्ड में मीडिया वाले भी पता नहीं जनसुराज का जेएसपी कॉलम डालेंगे या नहीं डालेंगे, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि एनडीए महागठबंधन के बाद सीधे अन्य का कॉलम डाल करके छोड़ दें। तो थोड़ा सा क्रेज तो खराब हुआ है, टिकट बंटवारे के वक्त से ही शुरू हो गया था। सर आपको लगता है कि जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उन्होंने ये बुलबुला खुद बनाया था क्योंकि वो एक रणनीतिकार है, तो अपने लिए बेस्ट रणनीति बनाई थी, लेकिन बाद में उनका पोल खुल गया। ऐसा लगता है ना कि बुलबुला बनाने में देखिए कोई भी किसी भी नेता का एक हाथ तो होता है, माहिर होते हैं वो, राजनीतिक एक रणनीतिकार हैं तो ज्यादा माहिर हैं इस मामले में, तो ठीक है, एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने बनाया। लेकिन एक बात को समझिए, बिहार की जनता को वाकई में एक विकल्प की तलाश थी। जब प्रशांत किशोर की तरफ से बातें की जा रही थी बिहार को बदलने की, तो वहां की जनता को ऐसा लगा कि बिहार में कुछ नया होगा, कुछ बदलाव होगा। प्रशांत किशोर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और उनकी बातों में दम भी दिख रहा था, लेकिन अचानक जब सारी चीजें बदलती दिखी कि ये भी पार्टी तो ऐसा ही है, पैसे देकर टिकट बांट रही है ना, पैसे का पूरा खेल दिख रहा है, प्रशांत किशोर कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो लोगों का भ्रम टूटा और इसलिए ये बुलबुला मुझे लगता है कि पूरी तरह से फटता हुआ नजर आया। प्रशांत किशोर खुद इसके लिए जिम्मेदार, मैं मानता हूं। उन्होंने पब्लिक को पहले एक तरह से उम्मीद जताई कि देखिए हम बदलाव लाएंगे, उसके बाद अचानक से सीन से वो गायब होती हुई दिखी। टिकट बंटवारे के बाद ये सारी चीजें दिखी, क्योंकि बहुत लोगों को उन्होंने निराश किया। जो चुनावी मैदान में आना चाहते थे उन्हें टिकट ना देकर के पैसे लेके टिकट दिया गया, इसलिए कई पार्टियां कहती भी नजर आई कि वो नेता थोड़े ही हैं, वो तो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो कुछ दिन के बाद मुंबई चले जाएंगे जैसे चुनाव खत्म होगा, बिहार चुनाव के बाद। अब कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। मतलब साफ तौर पे आप यही कह रहे हैं कि तो नहीं, लेकिन फर्श पे वो दिखेंगे। कहा नहीं जा सकता है, मैं क्या कहूँ इस पे। अभी तो सर्वे वगैरह इन सारी चीजें चल रही हैं, सर्वे पे भरोसा जो दावे उन्होंने किए थे, जो दावे उन्होंने किए थे, जैसे राघोपुर से लड़ने की बात की है, वहां से भी हट गए। लगातार उन्होंने बोले थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी, तो यहाँ देखा गया सवर्णों को ज्यादा उन्होंने सीट दिया। तो ये सारी चीजें बताती हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं हम, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूं इसमें कि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि यहाँ पर कमजोरी हो, अगर कम सीटें आती हैं तो सबसे बड़ी कमजोरी उनकी यही रहेगी कि बिहार को उन्होंने बेहतर तरीके से समझा ही नहीं, और बिहार को समझने के लिए अभी उनको और वक्त देना पड़ेगा बिहार में। अगर बिहार चुनाव के बाद भी अगर प्रशांत किशोर वहां पर एक्टिव रहते हैं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें जरूर फायदा होगा। लेकिन इस बार एक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा सकता है कि प्रशांत किशोर का जो एक प्रयोगशाला था बिहार में, इसमें थोड़े वो ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन सीटें कितनी आएगी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है ना, पीयूष, कैसे कह सकते हो कितनी सीटें किससे आएगी। लेकिन फाइट अभी भी बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा है ना, छठा कोई फ्रंट वहां पर दिख नहीं रहा है। सर आपने अभी एक बात बोली थी कि एक बुलबुला उन्होंने बनाया था अचानक से, जो बज बना हुआ था, अभी एक महीने 1.5 महीने की बात की तो प्रशांत किशोर बहुत इनएक्टिव हो गए। जो उनके बयान वायरल होते थे, जिस तरीके से उनकी सोशल मीडिया टीम काम करती थी, वो मैंने भी देखा बहुत कम दिखने लगे सोशल मीडिया पे। उनके बयान जो है वो कम आने लगे, उन्होंने इंटरव्यू देना कम कर दिया। तो क्या उन्हें आभास हो गया कि इस बार कुछ नहीं होने वाला है, इस वजह से थोड़ा सा इनएक्टिव हो गए? को भी एहसास हो जाता है कि ईश्वर कब दर्शन देंगे, है ना, ईश्वर कब साक्षात दर्शन देंगे, या फिर अभी और तप करना है, अभी और तपस्या करना है। तो उसी तरह से नेताओं को भी आभास हो जाता है कि वो जीतेगा या हारेगा। तो प्रशांत किशोर को मुझे लगता है कि आभास हो गया होगा कि इस बार बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा बोलना कम करें, है ना, कम कटौती करें बोलना। जिस तरह से वो हमलावर दिख रहे थे पहले वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे, बाद में उनको लगा कि नहीं नीतीश को थोड़ा सा कम किया जाए, फिर तेजस्वी यादव और पूरे लालू परिवार पर हमलावर हो गए। इसके बाद फिर उन्होंने लगा कि नहीं ये अभी ठीक नहीं है, कुछ मामला हमारा गड़बड़ लग रहा है, तो उन्होंने एकदम से सम्राट चौधरी पे भी हमलावर हो गए थे। आज तक उनके पीछे पड़े हुए हैं सम्राट चौधरी। बिल्कुल मुनिंदर झा सर, देखिए एनडीए एक प्रकार से सत्ता वाली पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के चेहरों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो बिहार में वो जो चेहरा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि कई बार उन्होंने कई जगह रैलियां की हैं, जनता कितना पसंद कर रही है, पीएम के चेहरे पर क्या वोट पड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से अगर मैं बात करूं तो, अगर कंपेयर भी कर लेते नीतीश कुमार के चेहरे से। देखिए, पीएम के जो चेहरे हैं नरेंद्र मोदी, वो देश में क्या विदेश तक पसंद किए जा रहे हैं, और बिहार को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर हर सभा में घोषणा कर रहे हैं, और पिछले चुनाव से इस चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन ये है जो लोकल बातें ज्यादा हो रही है। और उन्होंने जो जैसे मखाना वाली बात आती है, कोसी ब्रिज अभी तक चल रहा है, वहां पर एम्स की बातें हो रही है। अब ये कहा गया जो विकास को समृद्धि के पथ पर लेकर जाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के साथ जो पीआर एजेंसी काम कर रही है वो बड़ी बेहतरीन ढंग से प्रस्तुतिकरण देती जा रही है। तो वहां पर पीएम जो नरेंद्र मोदी का जो अभी तक का वहां तक जो प्रदर्शन रहा है वो बड़ा संतोषजनक है, और एनडीए को बहुत बड़ा मजबूती दे रहा है। बच गया पीके प्रशांत किशोर पे, जहां तक हम लोग केंद्रित रहते हैं, प्रशांत किशोर जी को सत्ता में आने के पहले मायावती जी पर जो आरोप लगते थे ना, वो आरोप लगना शुरू हो गया। उन्होंने पहले कहा मैं अल्पसंख्यक 100 लड़ाऊंगा 243 में। अब जितना बोलते गए उसमें से कितने पे अमल कर पाए हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। बचा अभी जब नरेंद्र मोदी में बात होती थी तो बोलते गुजरात में सब कुछ दे रहे हैं, बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, यहाँ आप खाली मजदूरों को दिलासा देते हो। अब ये सब बातें जो है दरअसल क्या है, जब जमीन पे उतरती है ना चीजें, तो आज भी जो प्रधानमंत्री के पक्ष में जो जनता का जन सैलाव दिखा, उसे एनडीए को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हो रही है। हाँ जी, गौरशंकर सर, हम चुनाव की बात करते हैं, बुर्का राजनीति भी सामने आ जाती है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया, उन्होंने बोला बुर्का पहने मतदाताओं की कड़ी जांच होनी चाहिए ताकि वोटिंग में धांधली ना हो सके। उनका ये भी कहना है कि ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है, भारत में शरिया कानून लागू नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पहचान की जरूरत है। कितना सही लगता है आपको उनका ये बयान, या फिर जो बुर्का पहनी महिलाएं हैं उनका जांच होना कितना जरूरी है? ये बहुत ही जरूरी पहले हो जाना चाहिए था। इस बार तो बिहार चुनाव में एक अलग व्यवस्था भी की गई है। आंगनबाड़ी के कुछ जो कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, उनको ही बैठाया गया है, और उनका यही काम रहेगा कि बुर्का में जो लोग आ रहे हैं उनको है ना, उनकी गिनती की जाए कि दोबारा तो कोई नहीं आ रहे हैं बुर्का में पहन कर। होता क्या था कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि वैसे तमाम जगहों पर, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऐसी जगहों पर जहां पर बुर्के में सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी वहां पर पहुंच जाती थी, दोबारा वोट करने के लिए पहुंच जाते थे। अब चुनाव आयोग को ये सब चीज धीरे धीरे पता चलने लगा, लोगों को तो पता था, तो ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और बुर्का से डर किसे है? बुर्का से किसी राजनीतिक पार्टियों को डर नहीं, बुर्का से इस पूरे देश को डर है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म होने का डर है कि बुर्का में आकर के बोगस वोट देने से किसको घाटा होगा? हमारे देश को ही तो होगा ना, हमारे भारत को दिक्कत होगी, हिंदुस्तान को दिक्कत होगी। तो अगर गिरिराज सिंह अगर कह रहे हैं कि बुर्का वाले की पहचान होनी चाहिए, तो गिरिराज सिंह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के फायदे की नहीं सोच रहे, वो पूरे देश के फायदे की बात वो बता रहे हैं कि जरूरी था, पहले होना चाहिए था। और इसमें मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दलों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इस पर है ना विरोध जता रहे थे, लेकिन मुझे लगता है 2-4-5 दिन के बाद उनको भी समझ में आ गया कि इस पर विरोध बेकार की बात है ना। ओवैसी की पार्टी की तरफ से विरोध बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, इसका मतलब समर्थन है, इट्स ओके, होना चाहिए बुर्का वाले को। बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन जब तारीख की ऐलान कर रहा था तभी ये सारी चीजें उन्होंने बता दी थी कि भाई बुर्का और घूंघट में जो भी महिलाएं आए, बात खाली बुर्का की नहीं हो रही है, हमारे भी सनातन में भी जो महिलाएं घूंघट काट के आ रही हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, और ये जांच हो रही है। आपने जैसा बताया कि आंगनबाड़ी सेविका के वो लगे हुए हैं जांच करने को लेकर के, बिल्कुल राजनीतिक हत्या और लोकतांत्रिक हत्या नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के दौरान। और एक अपडेट बता दो जनता जो हमारे दर्शक है उनके लिए कि बिहार चुनाव में अब तक देखा जा रहा है कि वोट परसेंटेज 27.65 हो चुके हैं। 27.65% वोट अब तक के दागे जा चुके हैं। सर, आपने ओवैसी की बात की, ओवैसी क्या कोई फैक्टर है चुनाव को लेकर के? मुनिंदर झा सर।
फैक्टर हैं और जो पिछले विधानसभा से लगभग दोगुने सीट पे वो लड़ रहे हैं सॉरी, ओवैसी जी ने भी एक्चुअली परिवारवाद को ललकार दिया, तो उससे एक्चुअली तेजस्वी यादव को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है उन क्षेत्रों में। और वहां पर जो ध्रुवीकरण पहले से होता था एक खास दल के प्रति, वहां पर जो अल्पसंख्यक कहे जाने वाले जो मतदाता जो वहां बहुसंख्यक हैं उसमें बिखराव होगा और उसका फायदा अभी एनडीए को होने वाला है। सीमांचल के बहुत बड़े जी, मैं कह रहा हूं कि पहले ओवैसी जी ही तो लालू जी को दिए थे कि भैया हमको अपने पार्टी में शामिल किया जाए। उसके बाद वही हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहले ओवैसी जी पत्र लिखते हैं लालू जी को कि हमको भी अपने महागठबंधन में शामिल किया जाए, नहीं शामिल होते तेजस्वी पे हमलावर हो जाते हैं। स्वयं नीतीश कुमार भी कई बार पाला बदल चुके हैं, तो हम ओवैसी जी पे ही क्यों ऐसा बात करें जो भाई उन्होंने कहा और उन्होंने नहीं लिया। ये तो उनकी तत्कालिक मजबूरी है, जो उस मजबूरी को भुनाने के लिए, और लोकतंत्र में चुनाव से आदमी यदि चर्चा में नहीं रहे तो अस्तित्व संकट में आ जाता है। तो मेरा ये कहना है जो ये तात्कालिक मजबूरी के कारण उन्होंने जो कुछ भी किया, जैसे मुकेश सहनी ने पुनः आकर के महागठबंधन में शामिल हो गए, इसी तरह पशुपति कुमार पारस जो है वो इनके साथ माने चल रहे हैं अपना ओवैसी जी के साथ। तो क्या होता है ना, ये क्षेत्रीय दल की बहुत सारी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों को रेखांकित करके या उनको गिना करके हम ये नहीं कह सकते जो उनमें ईमानदारी कम हो गया ये बहुत अच्छे हैं। ये तो माने प्रजातंत्र में बहुत बड़ा जो बहुदलीय व्यवस्था है उसकी खामी है, जो किसके साथ कौन जाएगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल गौरीशंकर सर आपसे है, आखिरी सवाल है कि स्टेज पर बहुत वायरल हुआ कि मोदी वोट भी कर सकते हैं, स्टेज पे नाच भी सकते हैं, अडानी को बुलाकर नचा सकते हैं अगर उनको वोट चाहिए, यहां तक की बातें उन्होंने बोल दी। लेकिन एक वीडियो वायरल होता है लालू यादव का जहां पर वो मछली पकड़ते नजर आते, फिर तेज प्रताप उस पर कहते हैं कि दिन भर ही मछलियां पकड़ेंगे और जलेबियां छानेंगे, राजनीति में कैसे आगे, इनको तो हलवाई होना चाहिए था। देखिए ये पूरा जो विवाद रहा ये बहुत सुर्खियों में वायरल रहा है। लेकिन अगर मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चेहरों की बात करें तो एक महागठबंधन दूसरे गठबंधन एनडीए गठबंधन, दोनों के चेहरों कंपैरिजन करें तो आंकड़े क्या कहते हैं, कितने % वोट गिरने वाले हैं इन दोनों पर? मत जाइए, अभी तो मतदान चल रहा है और आइए पहले विवाद पे। हाँ, कितना प्रतिशत वोट पड़ेगा, किसको वोट पड़ेगा, आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, इसको अभी पढ़ने दीजिए, आराम से बिहार की जनता को मतदान करने दीजिए। लेकिन आप समझिए इस बात को, राहुल गांधी ने कहा कि वोट के लिए मोदी जी को स्टेज पर बुलाएंगे, नाचने के लिए कह देंगे, नाच देंगे। लेकिन एक बात बताइए कि राहुल गांधी वोट के लिए कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलने का किस लेवल तक वो नीचे गिर सकते हैं। हरियाणा में जब चुनाव को लेकर के कहा ना कि 25 लाख वोट कट गया, वोट चोरी हो गया, उनका पूरा झूठ निकल कर सामने आ गया। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। राहुल गांधी का मतलब, राहुल गांधी जो कह रहे हैं मोदी के लिए, और राहुल गांधी जो खुद हैं, उस पूरे पैरामीटर, पूरे इंडेक्स को अगर देखने की कोशिश करें तो मोदी का जो मोदी की जो छवि है, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है काम को लेकर या फिर प्रचार को लेकर, माहौल बनाने को लेकर, उसमें राहुल गांधी कहीं फिट नहीं बैठते हैं। राहुल गांधी बहुत पीछे है। जहां तक मछली पकड़ने की बात है, जलेबी बनाने की बात है, तो ठीक है, तेज प्रताप कहते हैं वो हमारी नकल कर रहे हैं, और या फिर हैलोवीन डे मनाने की बात हो जहां पर लालू प्रसाद यादव अपने नाती पोतों के साथ मना रहे हैं, या फिर तेज प्रताप तेजस्वी यादव की तरफ से कई माहौल खड़े किए जा रहे हैं। ये सब चुनावी माहौल है और कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन इसका कोई फर्क जो है ना चुनाव के मतदान पर नहीं पड़ने वाला। वो कुछ वैसा ही है जैसे आप रील को बढ़ाते जाते हो और रील को बढ़ाते बढ़ाते आप जो है कुछ इंटरेस्टिंग सा चीजें दिख जाती हैं तो थोड़ा रुक लेते हैं। बस रुकता है, देखता है इंसान, हंसता है या फिर गाली देता है, और गाली उसे पड़ती है जो सबसे ज्यादा फर्जी बातें करता है। तो समझा जा सकता है कि देश में इस वक्त सबसे लेटेस्ट फर्जी बातें करने वाला कौन इंसान है। नाम लेना तो बहुत है ना, बहुत मुझे नहीं लगता है कि नाम लेने की जरूरत है। सभी को पता है कि सबसे लेटेस्ट फर्जी बातें कौन कर रहे हैं।
क्या फायदा उठाना चाहते हैं। गौरी शंकर सर, मुनिंदा झा सर, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इतना समय दिया, बिहार इलेक्शन पे छोटे से लेके बड़े बड़े मुद्दों पर आप लोगों ने समर्थन दिया, चर्चा किया हमारे साथ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।